नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर के इस बड़ी खबर के साथ, जहां एआईसीसी की वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। गुलाम और सिब्बल के उठाए सवालों के बीच आज ये वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। सदस्यों ने गांधी परिवार के प्रति आस्था और भरोसा दिखाया था। बैठक में वरिष्ठ नेताओं के उठाए सवालों पर भी चर्चा हो सकती है। तो एआईसीसी की वर्किंग कमेटी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। सदस्यों ने गांधी परिवार के प्रति आस्था और भरोसा दिखाया है और बैठक में वरिष्ठ नेताओं के उठाए सवालों पर चर्चा हो सकती है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की बैठक शुरू हो गई है। वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली जुड़ेंगे। बैठक में वरिष्ठ नेताओं के उठाए सवालों पर चर्चा हो सकती है। इस खबर पर हमारे साथ मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि एआईसीसी की एक कमेटी की जो बैठक हो रही है, शुरू हो चुकी है, इसमें किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डिसीजन जो लेती है वो वर्किंग कमेटी ही फैसला लेती है, और इस वर्किंग कमेटी की बैठक फिलहाल वर्चुअल तरीके से चल रही है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, इसलिए वर्चुअल रूप से वो भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस में जो बातें उठकर सामने आई है, खास तौर पर वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, उसके बाद कांग्रेस क्या फैसला करती है, कांग्रेस की आगे की वर्किंग कैसी होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। और ऐसे में वर्किंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में क्या डिस्कशन करते हैं, इस विषय पर बातचीत होती है। इन सब मसलों को इस बैठक में डिस्कस किया जाना है, इसलिए एक बैठक काफी अहम है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि वो पहले ही नेतृत्व को लेकर अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं, तो वही कुछ बातें आज की बैठक में भी वो कहेंगे। लेकिन सबकी निगाहें हैं कि कौन सा सदस्य क्या प्रमुख बातें इस बैठक में कहता है। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो एआईसीसी की वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और जैसा मोहन ने कहा कि कांग्रेस आगे क्या वर्किंग करने वाली है, क्या वर्किंग प्रोसीजर होगा कांग्रेस का, इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही बैठक में वरिष्ठ नेताओं के उठाए सवालों पर भी चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें वर्चुअली जुड़े हुए हैं इस बैठक में, और क्योंकि वो आज एक मुख्य अतिथि के रूप में इस बैठक में जुड़े हुए हैं, तो कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। वहीं खबर रायपुर से ही है, जहां धान के लिए टोकन मिलना शुरू हो गया है। टोकन के लिए ऋण पत्रिका लाना जरूरी होगा। ये टोकन की वैधता 1 हफ्ते तक रहेगी। 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाली है, जिसके धान के लिए टोकन मिलना शुरू हो गए हैं। वहीं 90 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार सरकार ने तय किया है। धान बेचने के लिए 21,48,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। राज्य में 260 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। इस खबर पर हमारे साथ उमेश मौर्य लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि टोकन मिलना शुरू हो चुके हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, वहां क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या किसान पहुंच रहे हैं और किस तरह से टोकन वितरण हो रहा है? देखिए, 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन आपको बता दूं, जिस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस धान समिति केंद्र में, वहां अभी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहां पर टोकन के लिए जो कुछ किसान पहुंच रहे थे, उन्हें खाली हाथ वापस लौटना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। यही वजह है कि जो सैकड़ों की संख्या में किसान टोकन लेने पहुंच रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं कुछ नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि अभी 1 दिसंबर से धान खरीदी होना है, लेकिन जहाँ जिस धान समिति केंद्र में खड़ा हूँ मैं, महमन धान समिति केंद्र, वहाँ अभी चबूतरे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महज 2 से 3 दिन बचा है धान खरीदी को, और यहाँ पर अभी व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ पर इंचार्ज हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्या टोकन देने की क्या प्रक्रिया है और टोकन क्यों नहीं दिया जा रहा अभी? यहाँ टोकन तो मैनुअली काटा गया है और शाम को उसको टोकन साफ्टवेयर ठीक हो जाएगा, उसके बाद काटना शुरू कर देंगे सिस्टम से।
और फड़ की आप व्यवस्था बन रहे हैं। फड़ तो पंचायत लेवल से बनाई हो रही है, जैसे बन के तैयार होता है वैसे फिर खरीदी भी चालू हो जाएगा। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बने या ना बने, जो खाली जगह है उसमें हम लोग खरीदी चालू कर देंगे। इंस्टॉलेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें सॉफ्टवेयर में, नेट में तो हम लोग आगे बताया गया है, वो लोग बोल रहे हैं कि 2 ढाई 3 बजे तक बन जाएगी। ये अब तक कितने किसान वापस चल दिए? आप बता रही थी नहीं, 40। 7 किसान का मैनुअली लिखा गया है अभी बस। तो सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थे इंस्टॉलेशन की, वो नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से जो किसान है उनको मैनुअली टोकन दिया गया है, लिहाजा जो किसान है वापस चल दिया। आपको बता दूं कि जिले में 1,05,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और इस वक्त 5,50,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर पर्याप्त होनी चाहिए थी, व्यवस्था नहीं दिख रही है और जो दावे किए जा रहे थे धान खरीदी को लेकर, वो खोखले साबित हो रहे हैं। अभी इस वक्त 2 से 3 दिन ही बचे हैं, 1 तारीख से यहाँ पर धान खरीदी शुरू होगा। फड़ की व्यवस्था नहीं की गई है, चबूतरे की व्यवस्था नहीं की है। वहीं जो मौसम में बदलाव आया है उससे भी किसान दहशत में है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको टोकन मिले और जल्द से जल्द धान यहाँ पर समिति केंद्रों में लाएं ताकि उनका धान बिक सके। लेकिन जो व्यवस्थाएं पर्याप्त होनी चाहिए थी, व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है। सरकार इसके लेकर लगातार मीटिंग कर रही है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, लेकिन अगर हम धान समिति केंद्रों में जाकर देखें तो वहां समस्या ही समस्या दिखाई दे रही है, जिसकी जरूरत है कि यहां तत्काल उनकी व्यवस्था की जाए और किसानों को उसका लाभ मिल सके और धान खरीदी जो हो वो सुचारू रूप से किया जा सके। जी उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट के लिए। तो जैसा उमेश ने बताया कि व्यवस्थाएं अभी भी चल रही हैं, व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, जबकि सरकार का कहना था कि किसानों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम सामने ना आए, किसी भी प्रकार की उनको कठिनाइयां ना झेलनी पड़े धान खरीदी में। लेकिन व्यवस्थाएं देख के लग रहा है कि अभी भी तैयारियां शुरू ही हैं, जारी हैं, अभी भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। वहीं धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होनी है, जिसमें 90 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार तय किया गया है और धान के लिए टोकन मिलने की प्रक्रिया भी शुरू होनी थी। तो टोकन के लिए ऋण पत्रिका ले जाना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजधानी रायपुर में आज से किसान टोकन लेने धान खरीदी केंद्र पहुंचने लगे हैं। कई जगह कम लोग दिखे तो कई जगह किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। ऐसे ही एक टोकन वितरण केंद्र का बंसल न्यूज की टीम ने जायजा लिया। प्रदेश भर में आज से किसानों को टोकन बंटना शुरू हो गया है। किसान आज से टोकन ले सकते हैं और उसके बाद 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस वक्त एक टोकन जहां मिल रहे हैं उस सेंटर पे हम यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लंबी कतारें यहां पर टोकन लेने वाले किसानों की लगने लगी है। हम उनसे कुछ बात भी करते हैं। टोकन लेने आए हैं? जी, टोकन लेने आए हैं। अच्छा, कैसे क्या इंतजाम है? बस टोकन के इंतजाम है। धान खरीदी कब से क्या इंतजाम? धान खरीदी 1 तारीख से है दिसंबर में। अभी टोकन के लिए खड़े हैं। टोकन के लिए नंबर लगाए हैं सर। हाँ। कितना देर लग रहा है टोकन मिलने में? सब ठीक ठाक? तो कम से कम आधा 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए। हाँ। हम अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टोकन आप दे रहे हो यहाँ पे? हाँ, टोकन दे रहा हूँ मैं। क्या व्यवस्था, किस प्रकार का टोकन दे रहे हैं? अभी क्या है, मैनुअल में टोकन दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर अभी शासन द्वारा प्राप्त है, क्योंकि आज आने वाला है सॉफ्टवेयर, तो मैनुअल में टोकन दिया जा रहा है 1 दिसंबर के लिए। ऑनलाइन भी है व्यवस्था? हाँ, टोकन ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन भी है? हाँ, ऑनलाइन भी यहाँ से आप ले सकते हैं? जी। तो देखिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है और आकर टोकन यहाँ से भी लिया जा सकता है। हमारे साथ एक किसान है। टोकन आप ले लिए? टोकन मिल गए। तो ये टोकन इनको है, इसमें 1 तारीख की डेट लिखी हुई है, नाम इनका लिखा है, सील लगाकर साइन है और 1 तारीख को धान बेचने आना है। ठीक है, 1 तारीख। कहाँ पे धान बेचने जाओगे? मंडी में। मंडी पे यहाँ पीछे। तो ये टोकन इनको इस प्रकार का दे दिया गया, डेट लिखकर साइन लगाकर। और ऑनलाइन भी हालांकि टोकन देने की व्यवस्था है, तो ऑनलाइन भी जो ले सकता है ले रहा है। यहाँ पर कतारें भी लगी हैं, कतार में लगकर भी लोग यहाँ पर टोकन ले रहे हैं। एक महिला भी, आप भी यहाँ टोकन लेने आई? जी सर, मैं भी टोकन लेने के लिए आई हूँ। यहाँ हमारा फार्म है, तो मैं भी आई हूँ। अब लाइन में नहीं खड़ी होके इधर कुर्सी पे बैठ गई हूँ। तो क्या आप लोग आप लोगों को डेट दिया जा रहा है उस टोकन में लेके? अब अभी हमारा नाम लिखा है उन्होंने, मेरे हस्बैंड खड़े हैं। अब वो क्या प्रोसीजर है तो आई डोंट नो सर, वो जैसे मेरे हस्बैंड बोलेंगे। मेरे को फ़ोन किया कि लाइन लगी है काफ़ी, तुम आ जाओ।
तो मैं रायपुर में रहते हैं हम लोग, वहाँ से मैं आ गई। अब अगला जो रहेगा प्रोसीजर वो करेंगे। ऑनलाइन भी मिल रहा है आप लोगों को, जानकारी नहीं? मुझे नहीं मालूम था, ऑनलाइन का नहीं मालूम था, क्योंकि मैं ज़्यादा क्या मेरे हस्बैंड ये सब काम करते हैं ना, तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। देखिए तो ये टोकन के लिए फिलहाल लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और टोकन ऑनलाइन भी मिल रहा है, मैनुअल भी मिल रहा है। किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, टोकन ले रहे हैं। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरुआत हो जाएगी उसकी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। राजनांदगांव जिले में 139 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों से लगभग 60,000 पंजीकृत किसानों को आज से टोकन बांटे जा रहे हैं, लेकिन टोकन के लिए लगी लंबी लंबी लाइनों में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया संवाददाता प्रमोद शेंदे ने। पूरे छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव जिले में भी आज से जो धान खरीदी होनी है 1 दिसंबर से, उसके लिए आज जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर टोकन बांटे जा रहे हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं की पोल यहाँ पर एक उल्टी हुई दिख रही थी। आप देख सकते हैं जहाँ पर जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ जो लोग हैं या जो किसान आए हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना यहाँ पर कोई सरकारी अमले का कोई अधिकारी है जो इनको किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे या कोविड को लेकर जो नियमावली है उसको कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही। लेकिन शासन जो है आज से जब 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी उसके लिए टोकन बांट रहा है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पहले दिन ही जो धान खरीदी केंद्रों में किसान आ रहे हैं उसके लिए लापरवाही जो है वो उजागर हुई। प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज़, राजनांदगांव। वहीं खबर रायपुर से है, जहां अब तक 25 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। केवल टेस्ट के लिए प्रदेश में 125 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। राज्य के फंड के अलावा केंद्र के फंड से भी खर्च की राशि ली गई है। संक्रमण की आहट होते ही स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार अलर्ट हो गया था। स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब एक दिन में 30,000 लोगों का कोरोना जांच होगा, कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो अब तक 25 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। केवल टेस्ट के लिए प्रदेश में 125 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। वहीं खबर बालोद से है, जहां कोविड केयर सेंटर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही सामने आई है, जिसमें 3 मरीजों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ाया गया। मरीजों ने ही स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली, जिसमें एक मरीज को 4 बोतल, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 बोतल ग्लूकोज चढ़ चुकी है। तो बालोद से खबर मिल रही है, जहां एक्सपायर्ड ग्लूकोज चढ़ाया गया कोविड केयर के मरीजों को। इस खबर पर हमारे साथ दिलेश्वर देवांगन जुड़ चुके हैं, संवाददाता। दिलेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड केयर सेंटर में ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां मरीजों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ाया गया। क्या है अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल शुभांगी, ये कल की घटना है और कल एक मरीज को जैसे ही 4 बोतल ग्लूकोज की बोतल उसको चढ़ाई गई, उसके बाद में अचानक से दूसरे मरीज की नजर उस पर पड़ी बोतल पर, और बोतल पर लिखा था, जो डेट लिखा था वह एक्सपायर हो गया था। इसके बाद जब अन्य 2 मरीजों को और चढ़ाया गया, 4 बोतल के बाद में एक मरीज को 2 बोतल और एक मरीज को 1 बोतल ग्लूकोज की डोज दी गई। और इन तीनों मरीज को जैसे ही बोतल चढ़ चुकी थी, उसके बाद में इन मरीजों को जानकारी हुई, जिसके बाद में उसमें से एक मरीज ने इसका वीडियो तैयार कर लिया था और वीडियो तैयार करने के बाद में अब सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। इससे पहले भी इसी तरह की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें एक मरीज को पहले दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया था। इसी तरह की लापरवाही लगातार यहाँ जिला अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में जारी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग या प्रशासनिक महकमा इसके लिए कोई लापरवाही को लगाम लगाने के लिए किसी तरह की कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जी, तो दिलेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो कोविड केयर सेंटर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 3 मरीजों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ाया गया और मरीजों ने ही स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली, जहां एक मरीज को 4 बोतल, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 बोतल एक्सपायर्ड ग्लूकोज चढ़ाया गया। वहीं प्रशासन ने अब तक इस लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कोविड केयर सेंटर में एक लापरवाही सामने आई है। कोविड केयर सेंटर में मरीजों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, तो स्वास्थ्य कर्मियों ने ये लापरवाही की, जिसमें एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ाया।
तो बालोद के कोविड केयर सेंटर में ये मामला सामने आ रहा है, जहां एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने ये लापरवाही की है, वहीं मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां डीजीपी डीएम अवस्थी अब दुर्ग जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। 1 जनवरी 2020 से अब तक हुए अपराधों की वो समीक्षा करेंगे। कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी, जहां बैठक में एसपी समेत सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो डीजीपी डीएम अवस्थी एक्शन में है, जिसमें उन्होंने दुर्ग जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2020 से अब तक हुए सभी अपराधों की वो समीक्षा करेंगे। साथ ही कंट्रोल रूम में एक समीक्षा बैठक रखी जाएगी, जिसमें एसपी समेत सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर नई रणनीति तैयार की गई है। केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार ने जवानों से फीडबैक लिया है और बंद कमरों में नई रणनीति पर अफसरों से चर्चा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की और फीडबैक लिया। बुधवार को बीजापुर और सुकमा के अंदरूनी इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने जगदलपुर में नक्सल ऑपरेशन में जुटे पुलिस और सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें हालात पर संतोष जताया। उन्होंने अफसरों से कहा, सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता सुरक्षा और विकास है, दोनों के बिना सफलता मुश्किल है। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नक्सलियों की पुनर्वास नीति, लोन बराटू और बदले में एडका की तारीफ की। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 2 मुद्दे हम फोकस किए थे, एक तो सिक्योरिटी, दूसरा डेवलपमेंट। एक हमेशा ये साथ ही जा सकते हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग भाग नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहिबान से भी बात किया, खास करके बीजापुर और सुकमा में, और यहाँ स्टॉपेज पॉइंट। सो ओवरऑल हमारा स्थिति अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत, तालमेल बहुत ठीक है, और भी बढ़ाने के, इम्प्रूव करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की। हाल ही में नक्सल विरोधी अभियान में गति लाने के लिए डीजीपी ने भी समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें केंद्र से मिली अतिरिक्त 5 बटालियन को कहां और किस तरीके से डिप्लॉय करने पर चर्चा हुई। एडिशनल बटालियंस का छत्तीसगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक पत्र लिख के निवेदन किया था, उसमें एडिशनल 5 बटालियन की अपने को स्वीकृति मिली है। उन 5 बटालियन का जो डिप्लॉयमेंट किस एक्सिस पे, किस जगह पे किया जाना है, उसके बारे में बड़ा विचार विमर्श हुआ, जो आगे चल के नक्सल विरोधी अभियान को गति देगा। और सिक्योरिटी एक्सिस को जब अपन डोमिनेट कर लेंगे तो वहाँ पे विकास कई जो कार्य होगा उसमें भी गति आएगी। बस्तर में हालात बेहतर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस्तर में नक्सलियों का इतिहास रहा है कि दबाव बढ़ने पर वो बैकफुट पर आ जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते। लेकिन अब देखना होगा कि बंद कमरों में बनी रणनीति नक्सलवाद के खात्मे में कितनी कारगर साबित होती है। जगदलपुर से प्रशांत गजबिये के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं अगली खबर जांजगीर चांपा से मिल रही है, जहां सड़क किनारे खड़े हाईवा से एक बाइक टकरा गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सारा गांव थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के आरोप में एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवती का नाम गंगा पांडे बताया जा रहा है। अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के आरोप में युवती को गिरफ्तार किया गया है। दुर्गानगर पंडरी से डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो आरोपी युवती का नाम गंगा पांडे बताया जा रहा है और मानव तस्करी के आरोप में युवती को गिरफ्तार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में निवार तूफान का असर देखने को मिल रहा है। यहां तूफान के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में पारा 6 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। राजधानी में दिन का तापमान अधिकतम 26 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं, कई जगह बारिश भी हुई है। आज प्रदेश के सभी संभागों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो निवार तूफान का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। यहां तूफान के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
तो राजधानी रायपुर में 6 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया है। राजधानी में दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अब इस निवार तूफान के असर के बाद कहा जा रहा है कि ठंड लगातार बढ़ती जाएगी। पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और कई जगह बारिश भी हुई है और आज कई संभागों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं निवार तूफान के बाद पेंड्रा में मौसम ने करवट बदली है। यहां रात से ही बारिश जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं ठंड में लगातार बढ़ोतरी के कारण लोग घरों में दुबक गए हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। आओ हो काम करना।